नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इतिहास की किताब में आपने प्लासी के युद्ध के बारे में जरूर पढ़ा होगा। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई में नवाब की हार हुई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान का रास्ता साफ हो गया एक तरह से। प्लासी के युद्ध का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि करीब 266 साल पहले हुआ ये युद्ध अब 2024 में चुनावी जंग का मुद्दा बन गया है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय पर टीएमसी ने आरोप लगाए। टीएमसी ने कहा कि अमृता रॉय के पूर्वज राजा कृष्णचंद्र रॉय ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। हालांकि इसके जवाब में अमृता रॉय ने कहा कि उनके परिवार के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। महाराजा ने सिराजुद्दौला की प्रताड़ना की वजह से अंग्रेजों का पक्ष लिया था। ब्रिटिश को हेल्प किया था जब ब्रिटिश बंगाल को ग्रैब करना चाहते थे, देश को इतिहास बदल देना चाहते थे। उस टाइम में ये ब्रिटिश का साथ दिया था, तो उसका फैमिली भाजपा का साथ देगा, यही तो नॉर्मल है। और ऐसे में दहाड़ के सवाल, सिराजुद्दौला के बहाने क्या ध्रुवीकरण की यह साजिश है? चुनाव में कौन कराना चाह रहा है हिंदू मुस्लिम? नवाब सिराजुद्दौला बनेंगे टीएमसी का क्या सहारा? सीएए, संदेश खाली और सिराजुद्दौला से बंगाल में क्या सियासी खेला करने का प्रयास है? तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण, बंगाल में विवाद के कितने सेंटर हैं? ये तमाम सवाल जिन पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सौरभ सिकदर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अतुल पाटिल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी के, वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे ही, कि आखिर संदेश खाली के मुद्दे पर जो टीएमसी चुप्पी साधे रही, क्या वो टीएमसी शाहजहां के बाद अब सिराजुद्दौला के सहारे सियासी लड़ाई लड़ेगी? देखिए आयुष जी, ममता दीदी का जो एक वोट बैंक है, बैंक जो भी उनकी पकड़ है वो महिलाओं में ज्यादा है। मैंने पिछली बार भी देखा कि जो बंगाली जितनी लेडीज हाउस होल्ड वर्क करती हैं, वो भी अपने टिकट करा करा के बंगाल वोट देने गई। तो उसको हथियाने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए बीजेपी ने संदेश खाली का इवेंट हुआ, उसके बाद अभी राजमाता को टिकट दिया है। तो बीजेपी डेस्परेट है कैसे न कैसे वहां पे बंगाल में पेनिट्रेट करे। पिछली बार भी 18 सीटें उन्होंने कोशिश करी, लोकसभा में आए, विधानसभा में भी बढ़े, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने साल बाद भी खुद के नेता डेवलप नहीं कर पाए। इस कहीं ना कहीं से उनको लेना पड़ रहा है, राजमाता को करना पड़ रहा है। तो ये एक इनकी पता लग रहा है कि ममता दीदी का जो महिलाओं में पकड़ है, उसको कहीं ना कहीं ये उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बार बार अब ये देखिए, राजनीति है, चुनाव का टाइम है, अभी सब प्रकार के मुद्दे आएंगे, कोई ना कोई अपशब्द भी किसी ना किसी को कह रहे हैं। तो ये शाब्दिक आचरण की भी गिरावट बहुत देखने को मिल रही है इस दौर में। उसको भी कंट्रोल, चुनाव आयोग ने आज 2 जनों को नोटिस दिया, अच्छा किया है, नोटिस तुरंत ही देने चाहिए, जिससे कम से कम शाब्दिक आचरण में गिरावट नहीं हो, राजनीतिक जो हमारा माहौल है वो स्वस्थ रहे। रामकृपाल सर, आखिर ऐसी क्या वजह है कि पहले संदेश खाली को लेकर जो सरकार गिरी हुई थी, अब सिराजुद्दौला का सहारा लिया जा रहा है? और क्या ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी बन रहा है बंगाल की सियासत में? देखिए, निश्चित तौर पर ये सब जो भी संदेश खाली का जो भी प्रकरण रहा है, वो बहुत दूर तक, बहुत गहरे तक गया हुआ है। अब उसकी तमाम तरह से कुछ एक कोशिश की जाएगी उसकी काट निकले। अभी देखा होगा आपने कि एक बयान आया था कंगना राणावत को लेकर के, उसके बाद बंगाल में एक और बयान आया, तो उसको खड़ा किया जा रहा है। ये हर तरह की कोशिशें की जाएंगी जब पार्टियां ये मान के चलती हैं कि जीत किसी भी कीमत पर। तो मेरा तो मानना होता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन अगर विक्ट्री एट एनी कास्ट, तो फिर तो उसमें सब कुछ आ जाता है, साम दाम दंड भेद, जो भी जैसे भी हो किसी तरह जीतना है। तो ये कोशिश उसी तरह की है, इतिहास को खंगालो, कभी वर्तमान को अनदेखा करो। तो ये कोशिशें हैं, अब देखते हैं 4 जून को इसका फैसला होगा। मानव जी, ऐसी क्या वजह रही कि इतिहास खोदना पड़ रहा है, इतिहास निकालना पड़ रहा है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और आपको पता है कि इतिहास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम सावरकर था। उन्होंने अंग्रेजों की बहुत बहुत अवहेलना करी, कितनी बार माफिया मांगी उन्होंने। और जब आज़ादी जब आई, जब हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करा, अंग्रेजों भारत छोड़ो बात करा, तो वो बोल रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में ज्वाइन कर लेंगे। ये थे सावरकर जी। दूसरी बात यहाँ आती है, जब भाजपाइयों की बात होती है तो भाजपाइयों तो अंग्रेजों के अनुयायी हैं।
ये तो हमने सैकड़ों बार कहा है। इनकी जो नीति है डिवाइड एंड रूल, किससे इन्होंने लिया? ब्रिटिशों से। अच्छा, इनकी जो नीति है कि भाई भाषा में तोड़ दो, माने परिवार को तोड़ दो, तोड़ के लड़ाई करो, ये किसकी नीति है? ये ब्रिटिश वालों की नीति है। तो सबसे बड़े अनुयायी कौन है? भाजपा ही है। ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, इन्होंने देश भर को जुमला दिया। आज इतिहास दोहराया जा रहा है। आज ये फिर क्या कर रहे हैं? फिर वही ब्रिटिशों की अनुयायी, ब्रिटिशों के सेवक और ब्रिटिशों के सहकर्मियों के साथ मिलकर एक महिला को हराना चाहते हैं। कृष्णनगर में कौन करी है? महुआ मोइत्रा। और आज भी अब राजवाड़ा चाहते हैं। अरे मोदी जी ने सेंगोल डाला तो समझ में आएगा कि इनको राजवाड़ा से कितना प्रेम है। क्योंकि भाजपाइयों को, जनसंघ को सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने दिया है तो राजवाड़ा लोगों ने दिया है, चाहे वो माता सिंधिया क्यों ना हो। और ऐसे जितने भी राजवाड़े थे, क्यों? क्योंकि प्रिंसली पर्स को कटौती कर दी गई थी, बंद कर दिया गया था। तो राजवाड़ा किसको पसंद है? ये मोदी जी को पसंद है। आज राजवाड़ा के लिए अमृता रॉय जी को इन्होंने टिकट दे दिया। क्योंकि बड़ा आरोप लग रहा है कि जो टीएमसी है वो अपने खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, जो भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ हो, इसके अलावा ज्योति प्रिय मलिक के खिलाफ हो, पार्थ चटर्जी के खिलाफ हो, उन मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी तो आरोप है, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि उन्होंने पासवर्ड शेयर किया था, अपना लॉगिन पासवर्ड जो है, और विदेश में उससे लॉगिन हुआ है। आयुष जी, तो क्या ये वफादारी है? क्या बड़े युवा एंकर है, पहली बार मैं आपके साथ बैठा हूँ तो अच्छा लग रहा है, आप काफी जागरूक है। लेकिन आपको पता नहीं चला कि भैया मनी ट्रेल वाला मामला अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि पैसे लेके कुछ किया गया। ये कमेटी को भी नहीं पता चला, कमेटी ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। मैंने ये सवाल आपसे पूछा नहीं मानव जी, आपने मेरे युवा होने की तारीफ की, तो मैं इस पर आपसे ये पूछ रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उससे अभी वो बरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं पूछा। मैंने आपसे ये पूछा कि महुआ मोइत्रा ने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने अपना पासवर्ड शेयर किया था और उससे बाहर लॉगिन हो सकता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये वफादारी थी? अच्छा, एक बात बताइए। करप्शन का सवाल पूछा ही नहीं आपसे। एक बात बताइए, हमने प्रश्न पूछा, महुआ मोइत्रा जी ने प्रश्न पूछा, वो प्रश्न देश हित में था कि देश विरोधी था? ये तो आप डिसाइड करिए या पार्लियामेंट डिसाइड करे कि भैया अदानी जी ने जिस तरीके से नहीं मानव जी, ये डिसाइड करने का काम हमारा है ही नहीं। मैं जजमेंट यहाँ पास करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, और आप भी जजमेंट पास नहीं करेंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा बस इतना सा सवाल था, महुआ मोइत्रा ने जो खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने पासवर्ड देश के बाहर साझा कर लिया था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वफादारी थी? मानते हैं आप ऐसा करना सही था? सुन लीजिए, देश के प्रति किसी भी दुनिया के किसी कोने से भी अगर प्रश्न पूछा जाए और वो देश हित में हो तो ये वफादारी नहीं, प्रथम नागरिकता का फर्ज है। अगर मैं विदेश में हूँ, स्टूडियो में बैठे, अगर मैं विदेश में हूँ तो मैं देश हित में बात नहीं कर सकता। मैं विदेशी हूँ, इसलिए मुझे बात करने का हक नहीं है। आप बोलना चाहते जितने एनआरआई हैं सब गद्दार हो गए, ये कौन सा तर्क है? तो और कितने सांसदों ने पासवर्ड दे दिया था? और कौन कौन सवाल पूछ रहा विदेशों से, और कौन से सवाल टीएमसी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, फिर बताई दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी से लेके भाजपाइयों के 303 जो सांसद है ना, योगी भी अपना पासवर्ड अपने से इंस्टॉल नहीं करते हैं। आप नियम इनका भी विदेशों से ही हो रहा है। चलिए, इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, सिकदर जी बताएंगे, लेकिन रामकृपाल सर आप मुस्कुरा रहे थे। देशद्रोही का काम किया है। रामकृपाल सर, इतना आ गया, बहुत छोटा सा कोरोना में 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ठीक है मानव जी, मैं लौटता हूं। घोटालों पर भी बात करेंगे, घोटालों पर भी बात करेंगे। एक रिएक्शन मानव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज ये उनके मुंह से मैं सुन करके आश्चर्य हो रहा है कि देश हित में कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा था कि लूट के माल से अस्पताल नहीं बनता है। एक बात हमें देखना चाहिए कि देश के कानूनों का पालन करते हुए ही आप राष्ट्र हित में कोई काम करेंगे। देश के कानूनों का उल्लंघन करके अगर कोई काम आप करते हैं तो वो राष्ट्र हित में हो ही नहीं सकता। पहले तो प्रोटोकॉल ही नहीं था सर, नोटिफिकेशन ही नहीं थी कि पासवर्ड शेयरिंग होगा कि नहीं होगा, ये कोई था ही नहीं। आज जिस पर लौटेंगे सौरभ सिकदर जी, आपको क्या कितने सवाल विदेशों से पूछे जा रहे हैं राष्ट्र हित में बताइएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताइए सौरभ सिकदर जी कि क्या वजह है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है एक बार फिर से बंगाल में? सौरभ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भ्रष्ट, वहाँ का जो भ्रष्ट सांसद है महुआ मोइत्रा, जिसने पैसे के मामले में देश को बेचने चले थे। अरे यार, क्यों बीच में क्यों रह रहे हो? थोड़ा सुनने का आदत डाला करो मानव जी, सुनने का आदत डाला करो। ठीक है, आप अपनी आपत्ति अपनी बारी में जता लीजिएगा मानव जी, बस सुनिए। अब एक लाइन में बोला नहीं मानव जी, एक लाइन नहीं बोला मानव जी प्लीज, मानव जी मैं आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा।
जो देश को बेचने चला था, इसका जो सांसद है और जनता के दरबार में इसका हार निश्चित जान के आज ये सारे ड्रामा टीएमसी कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी अभी बोल रहे थे कोई आपत्ति है आयुष जी, आप उनको रोकिए। आप अपनी आपत्ति जता लीजिए, आप अपनी आपत्ति जता लीजिएगा। करप्शन के चार्जेस को लेकर उन्होंने बोला, आप बोल लीजिए। नहीं प्लीज मानो जी, मानो के सामने लिख के रखते हैं क्या चोरी करना मना है? आप अपने घर के सामने लिख के रखते हैं कि चोरी करना मना है? सौरभ जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सौरभ जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सौरभ जी ठीक है, मानो जी एक मिनट, मानो जी एक मिनट, मानो जी एक मिनट, चला जाएगा। ठीक है। सौरभ जी सवाल का जवाब, क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? मेरे घर के सामने चोरी मत करो। नहीं, आपस में डिबेट नहीं करनी है आप लोगों को। चोर हूं मानो जी, आप लोग आपस में डिबेट नहीं करेंगे। नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनको अलाउ कर रहे हैं। अपनी बारी में आप काउंटर करिएगा, आपको मैं मौका दूंगा, इसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। नहीं, आप इनको अलाउ क्यों कर रहे हैं गलत बयानबाजी पे? आपने जो कहा उस पर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन आप बोल लीजिए। नहीं, पहले एक बार सुन लीजिए। मानो जी प्लीज, मानो जी प्लीज। कपिल सर, क्या इतिहास इसका रहा है और इतिहास का राजनीतिक इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे होता रहा है? होते हुए देखता हूं तो बड़ी परेशानी होती है। और देखिए, मेरे बीच में कोई ना बोले, मैंने किसी मैं ये सुनिश्चित करूंगा सर, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए। सबसे पहले तो इन्हें इतिहास में ये पता चल जाए कि उसी सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को हटा के फिर अंग्रेजों ने दोबारा फिर बंगाल का नवाब बनाया था। जरा ये भी याद कर ले, जिस सिराजुद्दौला का ये जिक्र कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने हटाया था, वो भी इतिहास में पढ़ दे कि उसको दोबारा फिर सिराजुद्दौला को क्यों बनाया था मीर जाफर को हटा करके। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब गद्दारी की बात हो रही है तो एक नेता जो पार्लियामेंट से कागज तक फाड़ देती है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालो, और वही नेता आज बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की हिमायती बन के उनके राशन कार्ड भी बनवाती है, उनके वोटिंग कार्ड भी बनवाती है। तो ये जनता जानती है कि गद्दारी कौन कर रहा है इसके अंदर। एक साहब ने अभी आपके यहाँ बात उठाई सावरकर की, आज विषय सावरकर नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इनके नेहरू जी 13 बार जेल गए थे। मुझे एक जेल बता दीजिए जिसमें नेहरू जी ने चक्की चलाई हो, जिसमें कोलू चलाया हो, जिसमें उनको उल्टा टांगा गया हो, जिसपे उनके ऊपर कोड़े बिठाए गए हों। उनको तो खानसामा भी उनकी मर्जी का दिया जाता था। इसलिए सावरकर के बारे में जाने के बाद अपने हाथ से किताब लिखी, इसीलिए उनको पता चल गया है। कौन से इतिहास में देखा? मानो जी, मानो जी, मानो जी, मानो जी, मानो जी, मानो जी, आप बोलिए अपनी बात में। नहीं, मानो जी प्लीज, मानो जी प्लीज, मानो जी प्लीज। बाकी लोग की ऑडियो डाउन रखिए, एक बार कपिल सर की बात पूरी हो जाए फिर बाकी लोग बोलेंगे। बाकी लोग की ऑडियो डाउन रखिए, पहले कपिल सर की बात पूरी हो जाए। कपिल सर बोलिए आपके बीच में, आप अपनी बात पूरी करिए। इनका जवाब नहीं होगा। मुझे एक जेल बता दे, नेहरू की मुझे बता दे, मुझे बताइए दावा की जेल से किसने छुड़वाया था नेहरू को बागी मान करके? 1946 में कश्मीर की जेल से किसने छुड़वाया था नेहरू को? और छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, जो ये स्वदेशी करते रहे, 15 अगस्त 1947 को इन लोगों ने एक अंग्रेज माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल को बनाया था। जवाब दे मुझे। दिन फौज के सैनिकों को 1972 तक फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं डिक्लेयर किया था? उनको भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया था। अरे क्या इतिहास आप बताते हैं आप लोग आकर के? सिर्फ तौलोस की बात करते हैं। शाहजहां शेख ने क्या जुल्म नहीं किए आपकी टीएमसी, जो उनसे मिलकर के गद्दारों से हिंदू औरतों में जुल्म करवा रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। शर्म करिए आप लोग। जिस दिन आपके परिवार के ऊपर ये चीजें पड़ेगी तब आप जानेंगे। आप भूल गए हैं कि 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्सचेंज में कलकत्ता में क्या हुआ था। श्रीमान जी याद कर लीजिए उस इतिहास को भी, उस इतिहास को मत भूलिए और मुझे इतिहास में समझाइए। मैं तथ्य पे बात करता हूँ, मेरा एक तथ्य बताइए, बंगाल में क्या हुआ 16 अगस्त 1946 के दिन? जवाब देंगे? ठीक है मानो जी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, शाहजहां शेख से लेकर सिराजुद्दौला को लाने तक। आपने इनकी बातें सुन ली, इन्होंने हिंदू मुस्लिम गिनवा दिया, इन्होंने सिराजुद्दौला की बातें कर दी, इन्होंने बहुत सारे इतिहास गिनवाए। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से इतिहास की किताब इन्होंने पढ़ी है? मैंने आजादी के बाद वाली पढ़ी है कि सावरकर जी की वाली पढ़ी है? अब दूसरा सुन लीजिए, इनको क्षमता नहीं है सुनने की, लेकिन इनको सुनना होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपे के चैनल में मैं बताना चाहता हूँ, आपे के चैनल में मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सावरकर की बात करते हैं ना, बात करते हैं नेहरू की, बात करते हैं गांधी की, 1946 की जब ये बात करते हैं
तो मुस्लिम लीग के साथ किस पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार चलिए बनाई ठीक थी? है अतुल पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी तो ईमान का हमेशा विरोध करती रही, इतिहास के मुद्दे पर वर्तमान की सियासत न हो। टीएमसी ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर कांग्रेस की राय क्या है अतुल पाटिल जी? देशद्रोही है। अतुल जी मैंने तुम्हें इतिहास बताया है। ठीक है अतुल जी, हमारी दीदी का दिखाया है। जवाब दो, जिस दीदी ने झगड़ा चल रहा है चौराहे पर, वो खत्म कीजिए। ये इतिहासकार कपिल कुमार जो है, इनकी एक एक परतें खोलता हूँ। जवाब है तुम ठीक है बोलिए अतुल जी। इनको शांत कीजिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैंने जिस शांति से इतना नेहरू पर झूठ बोलने के बाद भी सुना हूँ, तो कपिल कुमार जी मुझे शांति से सुनेंगे। आप वरिष्ठ है, आप इतिहासकार है, और आप कितने गलत इतिहासकार है मैं 2 मिनट में बताता हूँ। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, ही वाज असैसिनेटेड। सिराजुद्दौला को मार डाला गया था, मीर जाफर बना, मीर जाफर को हटाकर उसके बेटे मीर कासिम को बनाया गया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसको भी हटा दिया गया और सीधा ब्रिटिश अंग्रेज का शासन आया था। तो ये अंग्रेजों की दलाली और भाजपा की दलाली जो है, ये हमारे सामने बैठकर ना कीजिए इतिहासकार बनकर। झूठा इतिहास मत बताइए। टोकरी सिलता था सावरकर नाम का देशद्रोही टोकरी सिलता था। टोकरी। ठीक है पाटिल साहब, मेरा जो सवाल था, कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर मुकर रही है। पाटिल जी, तुम्हारे लाखों लोग पाटिल जी, क्या टीएमसी के मुद्दों से कांग्रेस सहमत है? पाटिल जी, तुम इतिहास बता रहे हो, बीच में ना तुम बोलिए। दीदी का जवाब दे दो। इतिहास की बात छोड़ो, तुम मुझे दीदी यह बताओ कि जिस दीदी ने कागज फाड़े थे, आज वही दीदी मेहरबान क्यों बनी हुई है? अंग्रेजी की मुसलमानियों की क्यों बनी हुई है? क्यों दीदी के नीचे साया शेर जैसे बल पाटिल साहब जो मेरा सवाल है, तो क्या टीएमसी के मुद्दे से, टीएमसी के आरोपों से कांग्रेस सहमत है? मैं पहले इन्होंने जो नेहरू जी के ऊपर आरोप आपने किए बोल लिया हैं, उस उसको सही पर, कर लो। आपने बोल लिया उस पर। नहीं हाँ। नहीं, टोकरिया सिलता था सावरकर आपने नाम बोल का लिया, आदमी। ठीक है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ, अंग्रेजों के आर्मी में लोगों को, हिंदू लोगों को भर्ती होने के लिए कहता था। जब कलकत्ता में कत्ल हुआ, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या टीएमसी के आरोपों से कांग्रेस सहमत है? सिराजुद्दौला को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या उससे कांग्रेस सहमत है? पाटिल साहब, नहीं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पाटिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाटिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि सिराजुद्दौला पर बंगाल में सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं, जो बीजेपी परोसेगी ना, वापस उसको वैसे ही मिलेगा। ये सारा गंदा काम बीजेपी करती है। जनार्दन रेड्डी जैसे, जिसके ऊपर 9 सीबीआई के केसेस है, जेल में पड़ा है, उसको पार्टी में लेते शर्म नहीं आती इनको? जिंदा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या सिराजुद्दौला पर सियासत ठीक है? पाटिल साहब, इस देश का प्रधानमंत्री सिराजुद्दौला साहब, सिराजुद्दौला को लेकर पाटिल साहब, क्या सियासत सही है? देखिए, भाजपा इस देश में हिंदू मुस्लिम करता है, और ऐसे फर्जी सिराजुद्दौला का मुद्दा तो बीजेपी लेकर आई नहीं है। सिराजुद्दौला को लेकर बीजेपी तो लेकर मुद्दा ही नहीं है पाटिल साहब। बीजेपी ने ही इतिहास का सारा ये किया गलत। कहा कहते गोरखनाथ, गुरु नानक, ये एक साथ बैठे थे, एक 11वीं सदी में, 15वीं सदी में देश के प्रधानमंत्री। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पाटिल साहब, क्या सिराजुद्दौला पर राजनीति ठीक है? ये फर्जी इतिहासकार बैठा है, वैसे फर्जी पाटिल साहब ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पाटिल साहब, क्या सिराजुद्दौला पर सियासत ठीक है बंगाल में टीएमसी की? कहीं पर भी इतिहास जो हो गया है, 1947 में इस देश ने एक संविधान स्वीकारा। जो भूतकाल में हो गया है उसे छोड़कर नया देश सबको साथ लेकर भाईचारे से खड़ा करने का उस वादा और सौगंध जो है वो इस देश के संविधान के साथ ली थी, जो बार बार इस देश में बीजेपी। ठीक है सिकदर जी, अगर आपकी आवाज आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है बीजेपी के लिए सूटेबल है? बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करते ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बंगाल नहीं पूरा देश में मोदी जी का जो काम है, तो लोगों को घर घर में पहुंचा है, लोगों के घर घर में पानी गया है, लोगों के लिए जो काम किया है, हम उसको लेके वोटर के पास जाएंगे। हाँ, और जरूर टीएमसी ने क्या चोरी किया है, टीएमसी के मंत्री के घर से 40 लाख रुपया, कितने लोगों को रेप किया गया है, कि कैसे बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है। जनता जनार्दन को बोलेंगे, शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? अरे कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने की थी? 80 और 20 की बात कौन करता है? बात यह है
कि ये बार बार करता है। तो मुस्लिम बोल के ममता जी तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहता है। यही ममता जी बोले थे ना कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लाश खाने के लिए तैयार हूँ, और वो लाश का परिणाम आज बंगाल देख रहा है। उस लाश का परिणाम आज खागड़ागढ़ में ब्लास्ट है, वो लाश का परिणाम आज संदेश खाली में शाहजहां शेख है, उसी लाश का परिणाम कलकत्ता में जो फिराद हकीम का मिनी पाकिस्तान है। तो तुष्टीकरण का आपत्ति है कांग्रेस करता है। ठीक है, मानव जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी भी इन इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं है। एक समय पर इंडिया ब्लॉक में थे आप लोग, अभी फिलहाल है नहीं, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस तरह की राजनीति आखिर कब तक? और आप लोग खुद इस बात का विरोध करते रहे हैं कि जो इतिहास के मुद्दे को लेकर वर्तमान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं हम और क्या अमृता रॉय के खिलाफ टीएमसी के पास और कोई मुद्दा नहीं है? इस वजह से ये इतिहास से खोदकर मुद्दा ले आए आप लोग? आयुष जी, हाँ, सूर्य की तरह पूरे बंगाल को प्रकाशित किया है ममता बनर्जी ने। आज जितने भी हमारे प्रकल्प जो गवर्नमेंट के हैं वो सूर्य की तरह हर माता को अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे प्रकल्प जो है माताओं से शुरू होती है, माताओं तक खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम इनका क्या है? देखिए, अब सौरभ भाई ने एक तो बहुत अच्छी बात बोली। सूर्य में कितने प्लैनेट्स से बाकी जो इस सोलर सिस्टम में, चाहे वो ज्योति मलिक की बात की जाए, पार्थ चटर्जी की बात की जाए, अनुव्रता मंडल की बात करी जाए, महुआ मोइत्रा की बात की जाए, अगर ममता जी सूरज हैं तो ये क्या कौन से प्लैनेट्स थे? ममता बनर्जी ने सूर्य की तरह, सूर्य की रोशनी की तरह बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया है। और सुन लीजिए, और इसके दौरान जो अभी मैंने सौरभ जी की बात सुनी ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, अरे इनको प्रवक्ता से हटा दिया जाएगा। क्या कि अभी जो अतुल जी आपके बात कर रहे थे, आरएसएस के प्रचारक हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। इनको सिराजुद्दौला से सहमति है कि मीर जाफर के परिवार से सहमति है। रामकृपाल सर, कई बड़े आरोप लगे कई बड़े मंत्रियों पर, कई बड़े चेहरों पर टीएमसी के। क्या अमृता रॉय के खिलाफ टीएमसी के पास मुद्दे नहीं थे, या भ्रष्टाचार के जो आरोप है उनमें दम इस वजह से ऐसा मुद्दा इसको हवा दी गई? पोलराइजेशन भी हो जाएगा, मुद्दा दब भी जाएगा भ्रष्टाचार का। देखिए, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जो महत्वपूर्ण चुनाव, अगर आप उनके नतीजों को देखेंगे तो उसमें मूल फैक्टर यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को 80% कहीं से स्ट्राइक रेट होता है। अब आप उस अगर 80% अगर किसी को सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है जनता ने क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता इससे ऊपर उठ करके वोट दिया है। हमेशा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई एक सवाल से लेकर कोई पास नहीं होता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं छोटे छोटे। लेकिन ये जो होता है कभी इतिहास को खंगालो, देखिए इतिहास के बारे में मेरा ये मानना है कि राजनीति में अतीत की विशेषता इसी में है कि वो वर्तमान को जन्म दे और पर्दे के पीछे चला जाए। आप अतीत के सहारे लड़ नहीं सकते। कपिल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सबको ये पता है, पूरे देश को। अभी हाल की बात है, ममता बनर्जी ने लोकसभा में कॉपी फाड़ के फेंक दी थी अध्यक्ष के ऊपर। उसमें यही था कि घुसपैठियों को निकाला जाए इस देश से। आज वो कहती हैं कि सीए नहीं लागू होने देंगे। देखिए, सबका देखिए, राजीव गांधी कांग्रेस का नारा था जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी कहते हैं कि पहले हम जात जनगणना कराएंगे। प्लीज वर्तमान में देखिए सारी चीजों को, इतिहास और सारी चीजें। इतिहास बहुत ज्यादा सहायता किसी की नहीं करता है, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वर्तमान करता है। और कोई अगर जीत रहा है तो वर्तमान के बल पर जीत रहा है। अगर मोदी जीतेंगे तो वर्तमान की नीतियों के बल पर, जो उन्होंने काम किया है। देखिए, काम प्लस राम हो सकता है। आप ये समझ लीजिए, ये जो घलवा मिलता है ना, जाति धर्म फलाना, बेसिकली काम होता है। 80% और 90% अगर स्ट्राइक रेट है तो जाहिर सी बात है वो काम पर है। क्योंकि अगर आप हिंदू मुसलमान भी करेंगे तो भी 80% 90% स्ट्राइक रेट नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की 150 विधानसभाओं में ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, यानी उनका प्रभाव है। फिर भी आप देखिए रिजल्ट क्या आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता वर्तमान में जीती है। आप वर्तमान के कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कीजिए, वर्तमान के जो हमारे तमाम तरह के मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए। अब ये सिराजुद्दौला फलाना, इन सब कुछ बात नहीं बनती, केवल आत्मसंतोष के लिए है। जब हारते हुए दिखाई देता है तब फिर वही कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट में बातें की जाती हैं। पॉलिटिक्स एब्स्ट्रैक्ट का मीडियम नहीं है,
वो बिल्कुल नग्न सच्चाई का मीडियम है, सच पर बिल्कुल आज के तारीख में, आज के हालात में क्या स्थितियां हैं उस पर जनता जाएगी, न कि वो अतीत में क्या हुआ था। अतीत छोड़िए, अभी 10 साल पहले क्या हुआ था, लोग उससे पलट जा रहे हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मेरा यही कहना है कि वर्तमान अब जो है, आप काम पर, नीतियों पर जो इशूज हैं समाज के सामने, बहरन सच्चाइयाँ हैं, आप उन पर मुकाबला कीजिए। इस सिराजुद्दौला और फलाना और ढकाना और अंग्रेजों के समय हमने ये किया था, उन्होंने ये किया था, छोड़िए उन बातों। वरुण जी, अगर काम में दम है तो फिर सिराजुद्दौला का सहारा क्यों? मानो जो मैं आऊंगा, प्लीज वेट करिए ना। आयुष जी, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बहुत बढ़िया विवेचना कर दी। वर्तमान में ही आपको काम करना पड़ेगा। हर 5 साल में वोटर की एज चेंज होती है, वोटर चेंज होता है, नया यूथ वोटर आता जाता है। 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, यूथ वोटर को थोड़ी मतलब, यूथ को क्या मतलब है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके जॉब्स, उससे तो वो इंप्रेस जिससे होगा। विपक्ष के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है कि राजनीतिक सूझबूझ का अभाव हो गया इनमें। जहां मोदी जी या बीजेपी, आज की बीजेपी इनको बॉल फेंकती, उसके पीछे पीछे भागते। मैंने अभी आपको कहा शाब्दिक आचरण का ध्यान नहीं रखते। अभी वीर सावरकर हो, नेहरू जी हो, इनका क्या काम है भाई इस समय? आप उनको, उनकी अपने पूर्वजों की खुद ही आप किल्ली उड़ाते हो या मजाक उड़ाते हो या अपमान करते हो, ये देखने को मिलता है हर डिबेट में। उससे वोट थोड़ी मिलेगा। वोट तो आपको, इंदिरा जी की जब बात आई, रजवाड़ों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने प्रीव्यूअर्स बंद किए, उन्होंने बैंकों का निजीकरण किया, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन लाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस पे हमेशा फोकस रहा इंदिरा जी का। इंदिरा जी की स्ट्राइक रेट जैसे आज मोदी की हो रही है, इंदिरा जी की चलती थी। ये राजीव गांधी लाए, उन्होंने वोटिंग राइट कम, एज कम करी, यूथ को वोटर बनाया। तो लेकिन अब यूथ जो है वो मोदी के फैन हो रखा है राजीव गांधी के बाद। तो ये आपको, इनको, विपक्ष को समझने की आवश्यकता है कि आप सिराजुद्दौला या बैटल ऑफ प्लेसी से युद्ध नहीं जीत सकते हो। ये चुनाव का इस समय का आपको जनता के बीच जाना होगा। ममता दीदी जो है अपनी स्ट्राइक रेट बनाए रखना चाहती है, तो जो उन्होंने काम किया, अपना संगठन है, कैसा प्रचार करते हो, कैसे वोटर को घर से निकाल के डलवाते हो, उस पे पड़ेगा। अब वो चीज, ये विपक्ष, कई पार्टीज तो अभी मैं कह रहा हूं उनको टिकट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, और मोदी जी 2 महीने से लग रहे हैं चुनावबाजी में। तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि उसके पीछे पीछे भाग करके थोड़ी होगा। आपको अपनी जो आपकी ओरिजिनलिटी है उस पे आइए, आप काम करें। वेट करिए। जो आइडियोलॉजी है आयुष जी, वो तो खाली सत्ता है। रजवाड़े, पूंजीपति सब पार्टियों में सबको चाहिए। आइडियोलॉजी किसी पार्टी की है नहीं, ना तो कोई सोशलिज्म की है, ना कोई कैपिटलिज्म की, बस सत्ता आती है ना। मैंने कहा ना, डेस्परेट हो रहे हैं सब सत्ता के लिए। तो वो डेस्परेशन के अंदर ये कुछ भी, इनकी किसी की राजनीतिक जो सूझबूझ है उसको काम में नहीं ले रहे। इनको मनन करना चाहिए। माहौल बड़ा विपक्ष के पक्ष में था 2-3 महीने से, लेकिन ये उसको भुला नहीं पा रहे। ना तो ये महंगाई के मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, ना बेरोजगारी को। अतुल जी, इस नैरेटिव में कांग्रेस कहां खड़ी है? और अगर इसी तरह से पॉलिटिक्स हुई, इसी तरह से मुद्दा रहा, तो बंगाल में अगर अकेले लड़ने उतरेंगे तो फिर कहां रहेगी राजनीति आप लोगों की? देखिए आयुष जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि बाकी सब लोग भी संजीदगी से सुने। मैं सबकी बात संजीदगी से सुनता था, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं जो बीच सुनने की मादा नहीं रखते और बीच बीच में बात करके अपना मैच्योरिटी दिखाते। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात ठीक है। राहुल जी ने दोनों यात्रा की, एक भारत जोड़ो यात्रा की, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। क्या मुद्दे थे उसके मुद्दे थे युवा न्याय, कि जो लड़का इंजीनियरिंग पास कर लेगा, डिप्लोमा पास कर लेगा, ITI पास कर लेगा, उसको 1 साल तक कंपलसरी अप्रेंटिसशिप मिलेगी। क्या मुद्दा था? 30 लाख रोजगार भरे नहीं है ये मोदी सरकार ने। क्या मुद्दा था? महंगाई का मुद्दा। अगर इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर है, तो फिर टीएमसी के सिराजुद्दौला वाले मुद्दे को लेकर आप मुखर क्यों नहीं है? बोलने दीजिए ना, बोलने खारिज करिए ना ऐसे मुद्दों को प्लीज। राहुल गांधी बोलने दीजिए ना, सौरभ जी, हाँ, एक मिनट। बंगाल में मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि बंगाल में राहुल जी का उस टाइम पे यात्रा चल रहा था और संदेश खाली क्यों नहीं आया? सौरभ जी सुन लेते हैं। ठीक है, बोलिए अतुल जी। मानो जी वेट करिए प्लीज। हाँ, ऐसा है कि मैं भी मणिपुर की महिलाओं की बात निकाल सकता हूँ। बीरेन सिंह ने बड़े बेशर्मी से कहा था, सैकड़ों महिलाओं को ऐसा नंगा करके दरिंदों के हवाले कर दिया। मैं भी पहलवान महिलाओं की बात कर सकता हूँ। मैं तो बात अभी मुद्दों की कर रहा था जिसके ऊपर राहुल जी ने इतनी बड़ी यात्रा की है। राहुल जी ने सारे मुद्दे सामने रखे। नारी न्याय की बात की, 1 लाख रुपए हम देंगे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के, उनका तनख्वाह कैसा बढ़ाया जाएगा। हमने मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम जो वेतन जो है, बात पूरी करिएगा, लेकिन एक बात बताइए, मंत्रियों के घर से बोरे पैसे निकल रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए था? या 250 साल पहले किसने किसके साथ युद्ध में लड़ाई लड़ी, किसका साथ दिया, ये मुद्दा होना चाहिए था? मुद्दा ये होना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सारे विश्लेषक बैठ के भी उनकी तारीफ करते हैं, फिर भी इस देश के साथ क्या कर रहे हैं? वो जनार्दन रेड्डी को पार्टी में ले रहे, जिंदल को पार्टी में ले रहे, जिसके घर में बड़े बड़े नोट आते हैं, वो पार्टी, उनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो दूध के 2 दिन पहले तक आपकी पार्टी में थे, आपके पार्टी से सांसद रहे हैं वो,
तब तक पाक साफ थे। आयुष वही जी, फॉर्मूला बीजेपी भी अपना लेती है कि जब तक आपकी आयुष तरफ जी, रहते हैं तब तक वो आयुष जी, कब तक करप्ट BJP रहते को हैं, आप डिफेंड अपनी तरफ करोगे, साफ हो आपको जाते बोलने हैं। दोगे? आपकी तरफ जब तक थे तब तक ठीक थे, डिफेंड करोगे, इधर कब करप्ट तक हो गए। चरण चुंबक चरण वंदना करोगे बीजेपी की? हम तो बात रख रहे हैं ना आपके सामने। किसने आरोप किए थे? हमने आरोप किए थे? आरोप बीजेपी ने किए थे। अतुल पाटिल जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब तक आपकी तरफ थे तब तक ठीक थे। पाटिल साहब, यही तो मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। पाटिल साहब, अरे पाटिल साहब सुनिए ना, आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री को पाटिल डिफेंड कर रहे साहब, हैं? पाटिल साहब, चाइना ने 4000 पाटिल साहब, जमीन पाटिल ली है। साहब, अरे आराम से इस बोलिए। देश का प्रधानमंत्री पाटिल साहब, व्यक्ति से पाटिल बैठा है। साहब, हम ही आप बात करें, इसको शैतान चिल्लाने की सिंह जरूरत नहीं जिसने शहादत दी है। है, आप चिल्लाएंगे तो वो ऑडियंस बता स्पेस थोड़ी दिया, आ जाएगी। उसका स्मारक तोड़ दिया है। पाटिल साहब, पाटिल उस साहब, प्रधानमंत्री पाटिल को साहब, मैं डिफेंड वही कर रहे पूछ रहा हूँ, पाटिल साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ, जब तक आपके यहाँ थे ठीक थे, दूसरी तरफ आए करप्ट हो गए। देखिए, आप बात को पलटाइए मत। आरोप किसने किए थे? आरोप देश के प्रधानमंत्री के उसका पास हिसाब मैं बीजेपी से लूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने उसका किए थे। हिसाब मैं बीजेपी से लूंगा, या बीजेपी वाले सवालों का जवाब भी आप ही देंगे। पाटिल सुनिए साहब, ना, आपको सुनना नहीं है तो फिर आप नहीं, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप ही से बात ही कर रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे। अजीत पवार के ऊपर उन्होंने 27 जिलों को 70,000 करोड़ का आरोप इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था। 5 दिन में 2 अगस्त को उनको पार्टी में शामिल कराकर न केवल उनको पार्टी में शामिल किया, उप मुख्यमंत्री बनाया और वित्त मंत्री भी बनाया। सारी तिजोरी की चाबियां जो है वो अजीत पवार को दे दी। तो ये बात भी रखना वो सामने है। ठीक है, मैं बीजेपी से पूछता हूं, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, मैं आपका एग्जैक्ट सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नवीन जिंदल 2 दिन पहले बीजेपी में आए, करप्ट हो गए, आपके यहाँ ठीक थे? अरे मैं यही कह रहा हूँ, यही तो है, सियासत में डबल फेस तो यही है, दोनों तरफ से ही किया जा रहा है। सौरभ सिकदर जी इसका जवाब दीजिए, सौरभ सिकदर जी इसका जवाब दीजिए, सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। ज्योति प्रिय मलिक, पार्थ चटर्जी, अनुब्रता मंडल, महुआ मोइत्रा, ये टीएमसी में हैं, इनके घर से बोरे बोरे नोट निकल रहे हैं, बोरियों में नोट बरामद किए जा रहे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। टीएमसी इस पर बोल नहीं रही है, पाटिल जी भी नहीं बोलेंगे, सियासी कंपल्शन उनकी, लेकिन ये अगर आपकी तरफ आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, देखिए, किसी के ऊपर जब जांच चलता है तो उसके ऊपर एजेंसी उस पे निर्णय लेता है। पाटिल साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पे। मैं वो जवाब अपनी तरफ, मेरे सवालों को जवाब पाटिल साहब नहीं देंगे, लेकिन मुस्कुरा के सवाल जरूर पूछेंगे। बात में सुप्रीम कोर्ट पाटिल साहब, ठीक है, पाटिल साहब सुन लीजिए, इशू को लेकर क्यों नहीं जाते हो? ये इशू को लेकर क्यों नहीं जाते हो? एक लाइन बोलूंगा अगर राहुल गांधी भी आरोपी है, सोनिया गांधी भी आरोपी है। आपने एक बहुत पाटिल साहब आप ही शिकायत कर रहे थे, पाटिल साहब आप ही शिकायत कर रहे थे, अभी मानव रवि शिकायत करेंगे कि कोई सुन नहीं रहा है। एक बार सुन लीजिए, प्लीज। हाँ, नहीं, मैं जब जवाब एक बार वेट कर लीजिए, पूछा, मैं जवाब दे रहा था। मैं आऊंगा। ठीक है, सिकदर जी बात पूरी करिए। करप्शन के चार्जेस जिन टीएमसी नेताओं पर हैं, आपकी तरफ आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जो बात में सुप्रीम बात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आने वाले ये विरोधी लोग जब हर बात में अपना हाजिरी टालने के लिए जा सकते हैं, और राहुल गांधी हो या अभिषेक बनर्जी हो, तो अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं जाता है कि एजेंसी ने गलत किया है? मैं यह पार्टी को समझता हूँ, अगर आपको लगता है कि ईडी ने या किसी भी एजेंसी ने गलत किया है तो उसका शिकायत क्यों लाना जाता है कोर्ट में? वहां से तो बार आपको थप्पड़ खा के वापस आना पड़ता है। अभिषेक बनर्जी गया, राहुल गांधी गया, नाम तो सुनिए सौरभ जी, गौतम पाटिल गिनवा रहे हैं, नाम सुन रहे क्या? हम जांच को वो नहीं कर सकते। सौरभ जी वो नाम सुन रहे क्या जो पाटिल साहब गिनवा रहे हैं? बड़ी लंबी फहरिस्त लेकर आए। पाटिल साहब गिनवाए, मैं तो राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मैं तो सोनिया गांधी बोल रहा हूँ, दोनों तो ठीक है। मैं माना आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपके पास सर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, इसके बाद आपकी बात। जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड है, आपका दोनों लेटर पेज पे है। अगर इतना काम ममता दीदी ने किया है, उपलब्धियां हैं, तो फिर ऐसे मुद्दों को खोजना क्यों पड़ रहा है? नहीं, आपने एक बात कही थी बीच में, बहुत अच्छी बात थी कि ये जो है कि जब तक आपकी तरफ है तब तक ठीक है, जैसे ही उधर गया वो गलत हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, वॉशिंग मशीन तो दोनों तरफ है, एग्जैक्टली सत्ता पक्ष की तरफ भी है, विपक्ष की तरफ। अब देखिए, जैसे अजित पवार जब तक शरद पवार के साथ खड़े हैं तो वो सोना है, मोदी के साथ खड़े होते ही कोयला हो गए। और ये बात मानेंगे ना, अगर अजित पवार करप्ट थे तो आपके साथ जब थे तब भी आपको ये कहना चाहिए था कि ये संदिग्ध हैं, फिर भी हमारे साथ हैं। तब तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मोदी झूठ हैं। तो अगर आपने कहा था कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, अजित पवार बहुत पाक साफ हैं,
तो पाक साफ अजित पवार अगर मोदी की तरफ चले गए तो अजित पवार कैसे गर्द हो गए? गड़बड़ अगर कोई बात है तो आप मोदी को कहिए, अजित पवार को तो पाक साफ कहिए। लेकिन जब तक आपके यहाँ रहे तब तक सोना, आपकी मशीन में धुले तो सोना, उनकी मशीन में धुले तो कोयला। कि दोनों तरफ वॉशिंग मशीन है, वही हम भी कह रहे हैं। हम भी वही कह रहे हैं कि दोनों तरफ वॉशिंग मशीन है, बस आप लोग मानेंगे नहीं। न सौरभ जी मानेंगे न पटेल साहब आप मानेंगे, दिक्कत यही है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मानोदा अगर इतनी उपलब्धियां हैं तो 250 साल पुराने मुद्दों को जमीन के 10 फीट से क्यों नीचे निकाला जा रहा है? मानोदा पहले तो कपिल सर आऊंगा, मैं कपिल सर आऊंगा। मानोदा रामकृपाल सर जी की जो तर्क है ना, मैं उसके ऊपर बड़ा अचंभित हूँ। ये भूल जाते हैं कि भाई जिसने एलिगेशन लगाया था वो कपिल सर मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आपके लिए प्लीज वेट करिएगा। तरह से करप्शन के मुद्दे को लेकर अगर टीएमसी घिरी है, क्या यही वजह है कि ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है? कपिल सर प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं जान रहा हूँ आप काफी लंबे समय तक अपनी बात नहीं रखी। पहले तो जहां तक करप्शन की बात है, हमारी पार्टी का स्टैंड है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ये एक लौती पार्टी है पूरे देश में जहां जहां एलिगेशन पाया गया है, जहां जहां ईडी सीबीआई ने जिस तरीके से कार्रवाई अपनी करी है और जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हमने अपनी पार्टी का सिंबल उस प्रत्येक व्यक्ति से निकाल लिया है। साथ ही साथ ये ऐसे तो अभिषेक बनर्जी पर भी चार्जेस है, आरोप है। ठीक है, नहीं सौरभ जी, नहीं सौरभ जी नहीं ठीक है, सौरभ जी प्लीज मानो बात पूरी करिए। सौरभ जी है ना बड़े उतारू है, इनको पता नहीं इनका कहाँ रिपोर्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स ही ऐसी हो गई है थोड़ी सी। रामकृपाल सर ने जिस तरीके से बताया ना कि भाई वो इस समय करप्ट है, इधर आगे तो करप्ट नहीं, ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो वेंडेटा चलाती है, मोदी जी जब लोगों को करप्ट बोलते हैं और ईडी सीबीआई से उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनकी पार्टी में चर्चा कर ली। मेरा सवाल जो था, अगर ममता सरकार की उपलब्धियां हैं तो उन उपलब्धियों पर आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? बिल्कुल, हम तो उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कुणाल घोष को बताइए ना कि 250 साल पुराने मुद्दे नहीं खोदने हैं। सुनिए, लोगों को अवगत कराया गया है कि ये जो जमींदार और राजवाड़ा वाले जो सरकार है उसको किस एंगल से देखना है। एक ही परिवार के लोग कई पदों पर हो जाए, राजशाही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सुनिए, ये तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि सिंगल क्यों लेके गए पार्लियामेंट में, ये राजशाही है कि लोकतंत्र है, तो संविधान की अवहेलना क्यों करी उन्होंने? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मोदी जी से मिलूंगा मैं, सवाल आपको पूछ नहीं पाएंगे। नहीं आप नहीं पूछ पाएंगे, पहले वो तो इंटरव्यू दे दें, वो इंटरव्यू नहीं देंगे। आप बहुत युवा है, आपकी बातचीत होगी तो बात कराइएगा, मैं इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मान रहा है, परिवार में कई पदों पर लोग हैं। सेंगोल किसका प्रतीक है? वो क्या राजवाड़ा का प्रतीक है कि संविधान का प्रतीक है? सेंगोल से भी दिक्कत है आपको मानोदा? अरे हमको दिक्कत है, हमने तो ऑब्जेक्शन किया ही है। अरे क्या बात कर रहे हैं कपिल सर? अरे भाई आप मानोदा लौटते हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे कि अगर इतनी उपलब्धियां तो फिर उसका जिक्र टीएमसी कर क्यों नहीं रही है? 250 साल पुराने मुद्दे क्यों खोदे जा रहे हैं? हर एक जगह है, घर घर तक है। माताएं बोल रही है, बीजेपी के कैंडिडेट गली में घुस नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं ममता बनर्जी ने जो मुझे दिया है मैं भाजपा को क्यों वोट दूं? मैं लौटता हूं 1200 का सिलेंडर दिया है। कपिल सर, राजनीतिक माइलेज के लिए, कपिल सर राजनीतिक माइलेज के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स का इस्तेमाल तो किया ही जाता रहा है, इसमें नया क्या है? कपिल सर देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पाता, और मैं राम कृपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये राजनीतिक प्रवक्ता ये क्यों समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, वोटर के अंदर कोई जागृति नहीं। जो ये कह देंगे वो मानोदा देखिए बड़ा लंबा इंतजार क्यों? नहीं प्लीज सुन लीजिए। आज का वोटर राजनीतिक प्रवक्ताओं से ज्यादा अकल रखता है, आरएसएस के प्रचारक हैं। वो अपनी ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। आरएसएस के प्रचारक नहीं है, राजनीतिक प्रवक्ताओं है। वोटर को किसी की दास्तां नहीं करनी होती, वोटर अपने भविष्य को देख के चलता है, इसलिए वोटर वोट देता है, उसको किसी राजनीतिक नहीं करनी है। और जिनको ये बात करते हैं ये मॉडर्निज्म की और आज की बात कर रहे हैं। अरे आप ये देखिए, परिवार के परिवार कि बाप बेटा भतीजा चाचा ताऊ और अब लड़कियां भी पटेल समय आता हूं, उनको टिकट दी जाए। मतलब क्या बात करते हैं यार, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। और जिस इतिहास की ये बात करते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, आगे बढ़िए, खाई को बांटिए, लेकिन ये जानते हैं कि जब तक उस खाई को ये और गहरा नहीं करेंगे इनकी रोटी नहीं पकेगी। जबकि जनता बार बार जो अभी बात कही गई,
इन्होंने जात का सवाल उठाया, हिंदू मुस्लिम सवाल उठाया, आंकड़े देख ली 2014 के और 19 के। अगर जात और कम्युनल उसके आंकड़ों पे आप जाएंगे तो ये रिजल्ट कहां से आ गया? अगर जात और कम्युनल उस पे जाते हैं तो 2 सीट जो जनसंघ को मिलती थी उन्हें आज इतनी कैसे मिल गई? ठीक, क्या सारा हिंदुस्तान सांप्रदायिक हो गया है? अरे देखिए, ये लोग ये नहीं समझ पाते कि एक गरीब औरत के लिए विकास का मतलब क्या है। अगर उसे टॉयलेट मिल जाए तो उसके लिए विकास है, उसको ब्यूटिशियन की दुकान नहीं चाहिए। पंच पर में चिमटे वाली कहानी मत पूछिए प्रेमचंद जी। कपिल सर, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, माफ कीजिएगा। रामकृपाल सर, अमृता रॉय पॉलिटिक्स में आ गई हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया, जनता के बीच जा रही है। उनके परिवार का इतिहास अगर जनता को सही नहीं लगेगा, जनता उनको खारिज कर देगी। अगर सही लगेगा तो जनता उनको सांसद बनाकर आगे भेजेगी, नहीं भेजेगी तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाना, चाहे वो कंगना पर हो, अमृता रॉय पर हो, या किसी भी दल के नेता, ममता बनर्जी के खिलाफ भी दिलीप घोष ने बोला, वो भी उसी श्रेणी का ही एक बयान था। ऐसे आरोपों की क्या एक सीरीज हम देख रहे हैं इस चुनाव में? और दूसरा मेरा सवाल, एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि वक्त कम है, क्या लोकतंत्र में भी एक राजशाही वाली परंपरा हम देखते नहीं है क्या? नहीं, देखिए ये धीरे धीरे राजशाही की परंपरा को जनता नकार रही है, परिवारवाद को जनता नकार रही है, इस बात को लोग समझ लें। लेकिन क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में ओवरथ्रो नहीं होता, एक होता है कि धीरे धीरे विदरिंग, वो ट्रांजिशन होता है, ये सब समझ रहे हैं। और मैंने कहा कि जिसके पास, जिसने काम किया है, उसके पास वक्त ही नहीं अतीत में जाने का। जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिनकी कोई उपलब्धियां नहीं है, वो इतिहास और अतीत का सहारा लेते हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए, इसीलिए लगातार हाशिए पर ऐसे लोग जा रहे हैं। और जो वर्तमान में नहीं जिएगा, जो वर्तमान की चुनौतियों की बात नहीं करेगा, वो खुद अपने आप में अतीत बन जाएगा। अतीत की बात करने वाले खुद अतीत बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अतीत की बातों का विरोध अगर बीजेपी आज कर रही है सौरभ जी, तो क्या ये पैटर्न आगे भी जारी रहेगा बीजेपी का, या अपनी सहूलियत के हिसाब से इस मुद्दे को आप लोग इस्तेमाल करेंगे? देखिए, यहाँ पैटर्न का सवाल नहीं है। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, और जाना है। हम जो है न्याय के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, हम परिवारवाद के विरोध के मुद्दे में वोट मांगते हैं, हम जो है बीजेपी परिवार बोलते हैं और पूरा देश को भी। कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनके बेटों को टिकट दिया गया इस बार भी, कई सारे आपके अलायंस भी हैं जहां परिवारवाद का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका एक बार बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए कि पार्टी में कितने दिन वो सेवा करने के बाद उसको टिकट मिला है। पार्टी की एक अलायंस पार्टनर है संजय निषाद, वो खुद यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बेटे सांसद हैं, उनके एक बेटे विधायक है।